हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हम जब फिगर स्केचिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम सिंपलीफिकेशन करते कैसे हैं। वहाँ पे हमने थोड़ा दो मेथड को समझा था। एक तो हम जहाँ पे स्क्वायर के शेप में जो क्यूब शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, उनके हेल्प से हमने उसको सिंपलीफाई करना सीखा था और साथ में उनको सिलेंड्रिकल शेप में भी बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इस अप्रोच को हम एक फिगर में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम फिगर ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे और एक कम्प्लीटली सेशन होगा जहाँ पे हम स्टार्ट टू एंड सिंप्लीफिकेशन से लेके कंप्लीट प्रोसेस जिस तरह से हर एक चीज़ को हम करते हैं तो इसको कम्प्लीटली इसमें बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फीमेल फिगर स्केच लिया है। अभी हम फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ रखा है। देखो, ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ने का सिंपल रीज़न है क्योंकि जब हम ट्राइपॉड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ते हैं तो नेचुरली हमारी आंखें डिटेल्स को देखना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जब हम ओवरहैंड ग्रिप से पेंसिल पकड़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पेपर और हमारी आइज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहती है, जिसकी वजह से हम इजीली जो डिटेल्स हैं उनको इग्नोर कर पाते हैं और बड़े बड़े शेप्स को देख पाते हैं। तो फर्स्टली हम जो सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस है तो वहाँ पे फर्स्टली हम बड़े बड़े शेप्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा अलग टाइप से सिंप्लीफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में जब आपको बताया था कि आपको रोबोटिक्स टाइप में जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि यह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हम बस देख रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, उसी की जैसे मार्किंग करते जा रहे हैं और जस्ट चीज़ों को बस उनके जो शेप्स हैं और जो उनकी लेंथ है, हाइट और विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क करते जा रहे हैं और उनका एक ओवरऑल जो पोजीशन है उसको देते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि हम यहाँ पे लाइटली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को डार्क करना स्टार्ट कर दोगे तो उसकी वजह से आप फिर अपने आप आपका आइज़ जो है और डार्क एरियाज़ की तरफ जाने लगता है। तो और जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं तो फिर उनको इरेज करना भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको स्टार्टिंग में लाइटली ही ड्रॉ करना है। जब आप श्योर हो जाओ कि आपका मार्किंग सही है तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेज में जाते टाइम उनको डार्क करते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और कंप्लीट प्रोसेस में आप कुछ चीज़ों को लाइटली ही ड्रॉ करना है, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एरियाज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कहाँ कितनी डार्कनेस चाहिए तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आउटलाइंस को डार्क करते हैं, क्योंकि आउटलाइन की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है जिसकी वजह से उसमें जो ओवरऑल नेचुरल फील आना चाहिए वह गड़बड़ हो जाता है। तो आप यह ध्यान रखिए कि आपको लाइटली ही ड्रॉ करना है। और सिंप्लीफिकेशन स्टेज में हम यह नहीं देखते कि साड़ी की सिलवटें कितनी पड़ रही हैं या क्या कितना पड़ रहा है, हाथ पैर में उंगलियां कितनी हैं। हम जस्ट उसका एक फील देते हैं कि यहाँ पे यह चीज़ है और इसका यह शेप है, बस। हालांकि इस चीज़ को करने में आपको अभी टाइम लगेगा और यह फिगर थोड़ा डायनामिक टाइप का है, क्योंकि इसमें जो लेडी है वह थोड़ा झुकी हुई है, पेड़ से टिकी हुई है, तो उस फील को लाना थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है। तो आप स्टार्टिंग में स्ट्रेट फिगर्स के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपको स्टार्टिंग में इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से आप जो एक फिगर है उसको सिंप्लीफाई करते हो। जब आप उसको करने लग जाओ तो उसके बाद आप इजीली इस टाइप के फिगर्स को धीरे धीरे ले सकते हो। धीरे धीरे मतलब जिस तरह से आपने फर्स्टली सिंपल फिगर्स को लिया, फिर उसके बाद उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा एंगल चेंज करके, फिर तो उससे डिफ़िकल्ट, तो इस तरह से आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाते जाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वह जब पैर बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, तो वह डायरेक्ट उंगलियां एक एक उंगली को देखते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं और उसको ड्रॉ करने लगते हैं। आप एक समझ लीजिए कि जैसा कि अभी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वह हर एक ड्राइंग में यूज़ होता है। स्टार्टिंग में हम इसी तरह से चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, इससे हमें उनकी ओवरऑल पोजीशन पता चल जाती कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। फिर उसके बाद हम उसके अंदर अंदर की चीज़ों को फिर ऐड करते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में और कई बार शॉर्ट वीडियोस में भी यह चीज़ बताता रहा हूँ कि जब हम स्केचिंग करते हैं वह अलग अलग रीजन से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस भी कम्प्लीटली फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम इस स्केच में हर एक स्टेप को, जो हम 3 स्टेप में चीज़ें करते हैं, उसको कम्प्लीटली अच्छे से करेंगे और समझेंगे। लेकिन हम और भी रीजन से, जैसे हम जब कंपोजिशन को समझते हैं या वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं या कुछ और करते हैं या किसी फिगर को डायनामिकली, मतलब हम जेस्चर ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो हम अलग अलग टाइप की स्टडीज़ करते हैं। अब जैसे कि अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा और एडिशनली चीज़ें देखेंगे कि
जो चेहरा है वह किस तरह से गोल है, उसमें किस तरह से जो आइज़ की पोजीशन है और जो बीच में जो नोज़ को डिवाइड करती है, जो चेहरे को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो वह लाइन कहाँ पे आएगी। तो इन सारी चीज़ों से एक फ़ील आता है हमारे चेहरे में और हम फिर उसको अच्छे से ड्रॉ भी कर पाते हैं। जो एक फ़ील कैसे लाएँ कि चेहरा कहाँ पे देख रहा है, थोड़ा नीचे झुका हुआ है, थोड़ा उसका एक साइड का पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, एक साइड का कम दिख रहा है। तो इन चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए हम फेस पर भी कुछ लाइन्स बनाते हैं। लेकिन फेस पर लाइन्स को समझने के लिए आपको लूमिस मेथड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो हेड के फेशियल फीचर्स हैं, हेड की पोजीशन है, उसको मार्किंग करने में आसानी होती है। यहाँ पे आप स्केच कर रहे हो तो क्विकली स्केचिंग में हम जब सिंप्लीफिकेशन स्टेज को बार बार करते हैं तो हम इजीली इन सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन हमारी बढ़ती जाती है और हम फिर इजीली बिना लूमिस को सीखे ही इन चीज़ों को कर पाते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ों को एज अ शेप देखना। तो यहाँ पे बस आपको बालों का शेप ऑब्ज़र्व करना है, जो साड़ी है उसका शेप ऑब्ज़र्व करना है, हाथों का शेप ऑब्ज़र्व करना है कि कितना उसका लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कहाँ पे राउंडनेस है, कहाँ पे कितना चौड़ा है, कहाँ पे कितना सकरा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप एज अ बस शेप देखते रहोगे और उसको एज अ शेप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप इजीली कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बना लोगे। मोस्टली लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है और सोचते हैं कि हमें फिगर ड्राइंग सीखने के लिए पहले एनाटॉमी सीखना पड़ेगा या और कुछ सीखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप बेसिक सब्जेक्ट की ड्राइंग को करते हो, उनकी प्रैक्टिस कर करके भी एक सिंपली से लेकर डिफ़िकल्ट फिगर स्केचिंग भी कर सकते हो। फिगर स्केचिंग कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, यह बेस है। जब आप बेस के ऊपर फंडामेंटल्स, लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हो, फिर आप उसके ऊपर फिर जब जो स्टिल लाइफ उस पर प्रैक्टिस करते करते एक एक स्टेप अपनी डिफ़िकल्टीज बढ़ाते हो तो फिर आप फिगर स्केचिंग भी कर पाते हो। फिर उसके बाद अगर आप उस पर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उसके बाद आप एनाटॉमी सीख सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर नहीं हो और आप स्टार्टिंग से ही एनाटॉमी सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसमें बार बार फेल ही होगे। अब जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वह ऊपर कपड़े पहने हुए हैं तो वह कहाँ पे आ रहे हैं, उसको बस आपको बस इतना देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक उसकी लंबाई है, कैसी चौड़ाई है। और ये शब्द बार बार रिपीट होते हैं, मैं इसलिए इनको रिपीट करता हूँ ताकि वह आपके माइंड में एकदम घुस जाए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने भी इसी तरह से सीखी हैं कि जब मैं बार बार कोई चीज़, जैसे कि जब मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ, कोई स्केचिंग का सेशन लेता हूँ या कुछ लेता हूँ, तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों को बार बार लिखता हूँ जिससे कि और प्रैक्टिस करता हूँ ताकि वह मेरे माइंड में हमेशा के लिए बस जाए। अब यहाँ पे जो वह लेडी चूड़ियाँ वगैरह पहनी है और जो उसकी हाथों की उंगलियाँ हैं तो वहाँ पे मैंने जस्ट कुछ लाइन्स दे दी हैं, उसको मैंने एक एक उंगली को अभी ड्रॉ नहीं किया है और ना ही मैं आगे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम है केवल फील को कैप्चर करना। अगर आप उस चीज़ को कैप्चर कर पाए तो फिगर स्केचिंग आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्विक फॉर्म में चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम उसी चीज़ को लॉन्ग आवर स्टडीज़ की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ पे हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ को देखते हैं, उसको सही करते हैं। तो वहाँ पे हम कई 4-4, 5-5 घंटे तक स्केच करते हैं। इससे जब हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं तो उसके बारे में मैं भी बता देता हूँ। तो उससे हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है, हमारी आइज़ और ज़्यादा ट्रेंड होती हैं गलतियों को देख पाने के लिए। और शॉर्ट आवर स्टडीज़ का लोग सोचते हैं कि हम जब लॉन्ग आवर स्टडीज़ में मज़ा आता है, फिर शॉर्ट आवर स्टडीज़ क्यों करना, क्योंकि इससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से चीज़ों को क्विकली सिंप्लीफाई करें, किस तरह से उनको क्विकली उनके फील को कैप्चर करें। क्योंकि जब ए स्टेज आप क्विकली करने लग जाओगे, सिंप्लीफिकेशन क्विकली करने लग जाओगे, फिर उसी के बाद आप आगे की स्टेज पर जा पाओगे जहाँ पे आप उस चीज़ों को रेक्टिफाई करोगे। जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जब आर्टिस्ट सोचते हैं कि हमारा आर्ट वर्क इतना ख़राब क्यों दिख रहा है, उसका अच्छा क्यों दिख रहा है, लोग हमारे आर्ट वर्क को ख़राब क्यों बोलते हैं, तो इसके दो ही रीज़न है। क्योंकि एक तो आप एज एन आर्टिस्ट आपकी आइज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि आप अपनी गलतियों को ढूंढ पाओ, जबकि दूसरा पर्सन उसमें भले ही वह आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन आप जब एक आर्ट वर्क पर लंबे समय से काम करते रहते हो तो उसकी वजह से आपकी आँखें इतनी ज़्यादा उस आर्ट वर्क से जुड़ जाती हैं, मतलब उससे इतना यूज टू हो जाती हैं कि आपको उसमें गलतियाँ दिखना बंद हो जाती हैं। जबकि एक पर्सन जो अभी फर्स्ट टाइम उस आर्ट वर्क को देख रहा है, फ्रेश आइज से आर्ट वर्क को देख रहा है, तो उसको ईजिली गलतियाँ दिख पाती हैं। अब फिर भले ही आपको ये चीज़ लगे कि वह गलत बोल रहा है तो आपको शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन ऐसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जब फिर आप 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद जब उस आर्ट वर्क को देखोगे और
जब आप फंडामेंटल्स पर वर्क कर रहे होगे तो आपको ईज़िली उसमें भी गलतियाँ दिख जाएंगी। अब बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि अभी मैंने जो बोला कि बुरा लग जाता है, तो एक चीज़ समझिए, जब हम फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी हम यही सारी चीज़ें रिपीट करते हैं कि वहाँ पे भी हम लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस पर काम करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ड्राइंग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस पर हम सारी कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं कि ऐसी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर मेरी ये चीज़ गड़बड़ हो रही है तो मुझे किस चीज़ पर काम करना चाहिए। मान लीजिए अगर बहुत से सारे जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर वह आप मैथ का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो वहाँ पे अगर आपका कोई फार्मूला गलत लग रहा है तो आपकी अगर मिस्टेक हो रही है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मेरी इस फार्मूले की वजह से मिस्टेक हो रही है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, या इस स्टेप में मेरी मिस्टेक हो रही है। मतलब कुछ भी आप अगर कर रहे हो तो आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर मेरी मिस्टेक हो रही है। तो जब हम फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम यही सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि जब एक नया आर्टिस्ट आर्ट वर्क बनाता है जिसको फंडामेंटल की नॉलेज नहीं होती है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसको शायद आप बोल दो कि आर्ट वर्क में गलती है तो उसको बुरा लग जाए, वह इसलिए लगता है क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, वह अपने ख़राब आर्ट वर्क को ही अच्छा मानता है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स की अगर नॉलेज होती है तो उस टाइम पे अगर कोई आपके आर्ट वर्क को ख़राब बोलता है तो आपको उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ, अगर ज़रूर ऐसा हो सकता है कि इसमें मेरी गलती हो, भले ही अभी इसमें मुझे अभी गलती ना दिख रही हो, तो फिर आप कुछ टाइम बाद उसको अगेन चेक करते हो। और ऐसा होता है कि जब आप काफ़ी लंबे टाइम तक आर्ट वर्क पर काम करते रहते हो और जो फंडामेंटल्स पर काम करते रहते हो तो फिर आपकी आँखें धीरे धीरे ट्रेंड होने लगती हैं, फिर उसके बाद आप इजीली अपने आर्ट वर्क्स में गलतियाँ खोज पाते हो। एक बिगनर और एक मास्टर के आर्ट वर्क में बस इतना ही फ़र्क रहता है कि मास्टर आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क की सारी गलतियों को हटा देता है। वो माइकल एंजेलो एक जो काफ़ी मास्टर आर्टिस्ट है, ओल्ड मास्टर आर्टिस्ट, और वह आर्किटेक्ट भी थे और स्कल्पचर आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर एक मूर्ति, हर एक पत्थर के अंदर एक मूर्ति रहती है, बस हमें उस पत्थर के जो मूर्ति के चारों तरफ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाना पड़ता है। जब हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक मूर्ति बनकर आ जाती है। यही सेम चीज़ हमारी ड्राइंग में भी अप्लाई होती है। जब भी हम कोई आर्ट वर्क बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके शेप्स को ऑब्जर्व करते हुए उसको छोटी छोटी लाइन्स, एंगल्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें राउंडनेस ऐड करते हैं, कर्व्स ऐड करते हैं, फिर हम उसको रेक्टिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे और मैं ज़्यादा सुधार सकता हूँ, कहाँ पे और क्या गलती हो सकती है। जब आप इस तरह से अपने अंदर ये हैबिट लाओगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेक्टिफाई कर पाओ तो ऑटोमेटिकली आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होता जाएगा, आपका आर्ट वर्क सुधरता जाएगा। और एक चीज़, क्योंकि हमारा जो आजकल माइंडसेट ऐसा है कि हमारे एक चीज़ में एंटरटेनमेंट खोजते हैं, तो मैं इस टाइप की वीडियोस लाने का मेरा कारण यही है क्योंकि आज से 2 साल पहले तक मैं भी यही सारी चीज़ें करता था। मैं भी सोचता था यार इस टाइप का आर्ट वर्क मुझे भी बनाना है, हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क मुझे भी बनाना है, लेकिन करूँ कैसे। जब करने का ट्राई करता था तो क्या मिलता था, फेलियर्स। लेकिन जब मैंने प्रॉपरली फंडामेंटल्स के बारे में सीखा, समझा, जाना, मैंने कम से कम 2 साल इन पर वर्क किया, तो 1 से 1.5 साल आपको इसी चीज़ को समझने में लगेगा कि आपको फंडामेंटल्स आखिर हैं क्या और किस तरह से उन पर वर्क करना है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, क्योंकि जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो उसका देखो सीखने का कोई अंत नहीं है, आप उसको कितने लेवल तक सीख सकते हो, कितने लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली सीखना कैसे और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, अगर आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई तो आप इजीली चीज़ों को समझने लगोगे और आपको अपनी गलतियां भी दिखने लगेंगी। कि जैसे कि अगर आपकी लाइटनेस डार्कनेस में गलतियां हो रही हैं, आपके आर्ट वर्क में रियलिज्म फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी वैल्यूज़ गड़बड़ है। वैल्यूज़ का मतलब बेसिकली लाइटनेस और डार्कनेस। जैसे कि अभी जो हम हेयर्स में दे रहे हैं तो हेयर्स के कंपेरिजन में साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन साड़ी के कंपेरिजन में जो हैंड है और जो पैर हैं और जो फेस है वह डार्क है। और जो हाथों के कंपेरिजन में पेड़ भी डार्क है, पेड़ और बालों के बीच में कंपेरिजन है, बाल ज़्यादा डार्क है पेड़ के तुलना में, जबकि जो बैकग्राउंड है उसमें और पेड़ में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि जो नीचे साइड लेडीज़ के हैंड के नीचे साइड का पेड़ है वह बैकग्राउंड से ज़्यादा डार्क है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं इसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव मेज़रमेंट। अब जो कंपेरेटिव मेज़रमेंट होता है वह वैल्यूज़ के लेवल पर भी होता है और जब हम ड्राइंग करते हैं उस लेवल पर भी होता है। वहाँ पे भी हम हर लाइन को दूसरी लाइन से कंपेयर करते हैं कि अगर फेस इतना चौड़ा है तो उसके कंपेरिजन में हाथ
कितना चौड़ा होगा, हाथ कितना लंबा होगा। अगर मैं 3 बार फेस को रखूँ एक के ऊपर एक, तो उतना लंबा क्या हाथ होगा, क्या उतना लंबा पैर होगा। अगर हाथ को मैं दुगना कर दूँ तो क्या पैर के बराबर है। तो इस टाइप से हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं जो वैल्यूज़ दे रहा हूँ, तो आप एक चीज़ गौर करिए कि मैं पहले एक लाइन खींच रहा हूँ। अब यह लाइन, इसको भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है जब हम वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन को बोलते हैं हम टर्मिनेटर लाइन। इसका काम होता है लाइट फैमिली और डार्क फैमिली को डिवाइड करना। लाइट फैमिली मतलब जिसमें मोस्टली पार्ट लाइट वैल्यूज़ का रहता है, और डार्क फैमिली मतलब जहाँ पर डार्क शेड्स रहते हैं। और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमें ईज़िली हमें समझ में आता है कि किस पार्ट को लाइट फैमिली में डिवाइड करना है, किस पार्ट को डार्क फैमिली में रखना है। और यह चीज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्विकली चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे बहुत बारीकी से नहीं सुधारेंगे। तो उस फील को कैसे कैप्चर किया जाए, तो उसके लिए हम जस्ट क्विकली जो टर्मिनेटर लाइन है उसका यूज़ करते हैं। उससे हम इन दोनों जो फैमिली से, लाइट फैमिली और डार्क फैमिली, उसको डिवाइड करते हैं और ईज़िली उसको एक वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हम डार्क फैमिली जो डार्क वैल्यूज़ है उसको देने के लिए 10B या 8B कोई भी पेंसिल यूज़ करते हैं। और जो लाइट फैमिली है वह हमारा पेपर होगा, क्योंकि सबसे लाइट जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं वह हमारा पेपर वाइट ही रहता है। वैल्यूज़ के बारे में मैंने एक अभी चैप्टर इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपरली स्केचिंग, फिगर स्केचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी इस चैप्टर में हम डिटेल घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी आप यह चीज़ समझिए कि मैंने जैसे बोला कि हम HB मतलब 10B और 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पेंसिल का यूज़ करने का कारण यह है कि क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं तो हम उससे केवल लाइट लाइन्स ही दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क लाइन्स उससे नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम डार्क पेंसिल्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक कैपेबिलिटी रहती है कि हम उससे लाइंस को डार्क भी खींच सकते हैं और लाइट भी खींच सकते हैं। क्योंकि स्केचिंग करते टाइम दोनों टाइप्स की लाइंस का हम यूज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट होता है, जैसे कि जो हाथ है उसके नीचे वाला पार्ट या बालों के आसपास वाला पार्ट, तो उसमें हम डार्क आउटलाइन का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पार्ट है तो वहाँ पे हम केवल लाइट लाइंस को यूज़ करते हैं, पेंसिल को बहुत लाइटली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कि पैरों को देखते हुए उसमें उंगलियां वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसमें जहाँ पे हमें थोड़ा डार्क वैल्यू दिख रही है तो उसको हम टर्मिनेटर लाइन देकर डार्क कर रहे हैं। अब जो वैल्यूज़ देने के बारे में लोग सोचते हैं कि कैसे हम समझें कि कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, तो उसके लिए आप वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते हो तब आप इजीली समझ में कर पाते हो कि कहाँ पर डार्क वैल्यू देनी है, कहाँ पर लाइट। यहाँ पे हम स्केचिंग कर रहे हैं क्विकली फॉर्म में, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यूज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। 1 से 2 वैल्यूज़ में, जैसे कि बाल ज़्यादा डार्क हैं तो हम जस्ट 3 शेड में, एक तो हमारा पेपर वाइट हो गया, एक वैल्यू और थर्ड वैल्यू जो हमारा बाल है उतना डार्क वैल्यू। हालांकि उतना डार्क वैल्यू अचीव करना पॉसिबल नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और जितना इसमें दिया है उतना शायद हो भी ना पाए, क्योंकि हर एक टूल की एक लिमिटेड रेंज रहती है। तो यहाँ पे हम क्विकली उसका फील करते हैं, क्योंकि जितना हमने बालों को डार्क दिया तो उसके बाद हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करके उसी के अकॉर्डिंग उससे कम डार्क वैल्यूज़ देते हैं। तो यहाँ पे वही रूल जो कंपेरेटिव मेज़रमेंट है वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। और जब आप स्केचिंग करते हो तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ को कॉपी नहीं करना होता कि आप हर एक सिलवट को कॉपी करो या बाल की एक एक लट को कॉपी करो। यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ों को एक रॉ फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर कपड़ा है तो उसके नीचे जहाँ पे डार्कनेस है उसको किस तरह से फील उसका कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें बस उसका फील दे रहा हूँ। और जो फिगर है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो ट्री है, क्योंकि लेडी का जो फील है वह तभी के अच्छे से आएगा जब हम ट्री को भी ऐड करेंगे। हालांकि हम ट्री का कंट्रास्ट जो फीमेल फिगर है उससे कम रखेंगे, क्योंकि जब हम दोनों को सेम टाइप से वैल्यूज़ को देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल में जो हाईलाइटिंग पॉइंट है, जहाँ पे जिसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, वह गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वह है लेडी, जबकि जो ट्री है वह बैकग्राउंड में है। चूँकि यहाँ पे जो आर्ट वर्क है वह एकदम लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे लेडी हाईलाइट हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जो पेड़ है उसको कम वैल्यू देंगे, मतलब उसको जितना वो एक्चुअल में डार्क है हम उतना डार्क करेंगे ही नहीं। इससे ईज़िली हमें फील आएगा कि वह चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब लेडी है, वह कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कितनी ज़्यादा डार्क है। यहाँ पे जो अब आप देख सकते हैं कि हमने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो वो पेड़ है उससे लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है।
क्योंकि हमने पेड़ की वैल्यूज़ को कम रखा हुआ है। आई होप कि आपको जो फिगर स्केचिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है यह हर जगह अप्लाई होता है। आप उससे फिगर भी स्केच कर सकते हो, किसी का फेस भी स्केच कर सकते हो। अगर आप स्टिल लाइफ कर रहे हो या लैंडस्केप कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप लो तो इससे आप इजीली स्केच कर सकते हो। बस आपको मेनली जो आपका सिंप्लीफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेज है उस पर मेनली ध्यान देना है। अगर आप उसको अच्छे से कर लिए तो आपका अपने आप स्किल इम्प्रूव होता जाएगा। और अगर आप आर्ट से जुड़ी और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो जो फंडामेंटल से रिलेटेड नॉलेज जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है तो वह कंटिन्यूसली मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।